मैं आपको बता रहा था कि एटॉमिक वेट जो होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास ही होता है। एटॉमिक वेट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास and its value will be equal to and its value will be equal to will be equal to n plus p। n प्लस पी, दोनों का वैल्यू n प्लस पी के बराबर होता है। तो आज के बाद अगर एटॉमिक वेट भी पूछा जाए, जैसे तुमसे पूछा जाए कि एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, तो तुम क्या लिखोगे? 40 लिखोगे। तुमसे पूछा जाए रिलेटिव एटॉमिक मास कितना, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो ये भी तुम्हारा 40 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे तुमसे एटॉमिक मास पूछा जाता, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम बताओ, तो फर्क समझ लीजिए आप लोग। 40 एमयू लिखते हम, और 40 एमयू का वैल्यू कितना होता? 40 इंटू 1 एमयू, अगर इसको नंबर में लिखना है तो 40 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, ये लिख सकते हैं। ये दिमाग में सेटअप रखिए आप लोग। और वहीं अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाता, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो ये 1 मोल का मास होता है, तो ये 40 ग्राम आता है। और वहीं अगर आपसे मोलर मास पूछा जाता, तो मोलर मास आप लिखते 40 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल का मास कैल्शियम का हमेशा 40 ग्राम रहेगा, ये कभी जिंदगी में चेंज नहीं करेगा। 2 मोल का मास, 3 मोल का मास, ये सब मोलर मास से ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये एटॉमिक वेट आप लोग क्लियर हो गया सब लोग को। अब इसी तरह से देख लीजिए, एक बात समझिए, ज्यादा बात ना करते हुए हम एक लाइन लिखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो इक्वल टू n प्लस पी। मॉलिक्यूलर वेट इज आल्सो इक्वल टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देखो, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, वैसे ही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी होता है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू n प्लस पी। वैल्यू विल बी इक्वल टू n प्लस पी। अब देखिए जी, n प्लस पी को हम लोग मास नंबर कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये भी बात कि मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, जो मास होता है वो डिपेंड करता है n प्लस पी पे। अब जैसे H2O है, तो H2O में निकालेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 18 आएगा टोटल जोड़ के। तो अब देखिए इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो आप सीधा लिख देते हैं 18। अगर आपसे पूछा जाता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ वाटर, तो फिर भी आप इसको 18 ही लिखते हैं। समझ गया ना? तो बिल्कुल एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट एक नंबर होते हैं। एटॉमिक मास एटम का मास है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको और इलेबरेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए आपको मैंने क्या क्या बताया, ध्यान से समझिएगा। अगर तुमसे एटॉमिक वेट का डेफिनेशन पूछे, तो तुम वही रिलेटिव एटॉमिक मास वाला लिख सकते हो। ऊपर में क्या लिखते थे? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1 कार्बन 12 एटम। इसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो। यहाँ लिखोगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल
ऑफ एनी कंपाउंड, तो किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लेंगे हम, ठीक है, ठीक है, और डिवाइड करेंगे उसी से 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो आपको पता है कि नीचे वाला तो कट के कुछ देता नहीं है हम लोग को, और मास ऑफ 1 बचेगा। नीचे वाले का वैल्यू हमेशा 1 देगा, तो सिर्फ बचेगा ऊपर वाला। ऊपर वाला बचने का मतलब ये है कि मास ऑफ 1 और एक मॉलिक्यूल का मास आप जानते हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास का हम डिराइवेशन नहीं करते हैं। आप लोग समझ लीजिए कि सेम चीज आएगा। जैसे आप लोगों से पूछा जाए, देखिए NH3 है, मान लीजिए NH3 ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो टोटल मास तो 17 आएगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3, NH3 को अमोनिया कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका 17 आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। या फिर इसी को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी बोला जा सकता था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहाँ पे एटम था, यहाँ मॉलिक्यूल हो गया है, वहाँ एलिमेंट था, यहाँ कंपाउंड हो गया है। बाकी कोई चेंज नहीं है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्या होगा, तो फिर भी तुम वही लिखोगे 17। अगर तुमसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, तो क्या लिखेगा 17 AMU। देखिए समझ लीजिए अच्छे से, NH3 का मॉलिक्यूलर मास 17 AMU, यानी 17 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो वो सब कुछ एटम वाला ही है, खाली वहाँ एटम की जगह मॉलिक्यूल हो गया है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा 17 ग्राम हो जाएगा। और इसके बाद से मोलर मास ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, 17 ग्राम पर मोल, 17 ग्राम पर मोल। समझ गए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पकड़ने आ रहा है सब लोग को, एटम और मॉलिक्यूल की कहानी मोल से इस तरह से चलता है, और हम मास के टर्म में चल रहे हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, और सेम कहानी हम लोग आयन या रेडिकल के लिए भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी ये कहानी चेंज होगा। अब इसमें जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, उसी तरह से चाहो तो तुम निकाल सकते हो रिलेटिव आयनिक मास। और रिलेटिव आयनिक मास यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन आयन, मास ऑफ वन आयन ऑफ एनी रेडिकल। किसी रेडिकल, रेडिकल किसको बोलते हैं, चार्ज वाले को रेडिकल बोलते हैं, जिसपे भी प्लस माइनस होता है उसको रेडिकल बोला जाता है। तो रेडिकल का एक आयन ले लेंगे हम लोग, जैसे अमोनियम आयन है, NH4+ को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, तो ये एक रेडिकल होता है। और रेडिकल का एक आयन अगर लेंगे हम, तो उसी का मास लेना है ऊपर में, और नीचे में 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका भी कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर भी मास नीचे भी मास, और नीचे वाले का वैल्यू 1 रहेगा, तो नीचे वाला खत्म ही समझिए। जो भी है वो ऊपर का आयन का मास है, और किसी भी आयन का मास केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। चलिए, तो ऊपर जो एग्जाम्पल लिए हैं उसी को हम ले लेंगे रिलेटिव आयनिक मास में, या फिर इसको हम लोग आयनिक वेट भी बोल सकते थे, इसको आयनिक वेट भी बोल सकते थे, दोनों एक ही चीज है। तो चलिए इस पे हम लोग जरा बात कर लें। सबसे पहले रिलेटिव आयनिक मास ऑफ अमोनियम आयन,
तो बताइए, इस पे नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 4, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा 18। इसी तरह से इसमें पूछा जाए कि आयनिक वेट क्या होगा, आयनिक वेट ऑफ NH4+, तो ये भी आपका 14 + 4 18 ही रहेगा, दोनों एक ही चीज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आयनिक मास बोला जाता है, आयोनिक मास ऑफ NH4+, तो ये आपका हो जाता 18 में MU लगाना पड़ता है, क्योंकि ये एक आयन के मास को डिनोट कर रहा है। वही अगर आपसे ग्राम आयनिक मास पूछता, तो ये एक मोल के मास को डिनोट कर रहा है। एक मोल मतलब 6.022 गुना 10⁻23 अमोनियम आयन जब लेंगे, तब उसका मास 18 ग्राम होगा। और वहीं अगर मोलर मास पूछा जाए, मोलर मास ऑफ अमोनियम आयन, तो फिर ये आपका 18 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो सबके लिए कहानी सेम है, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो। सर बोलो। इसमें एक सर कम होगा सर ना, प्लस है तो। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ना कम हुआ जी, कि इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करवाए थे तुम लोग से। पीछे का रिवीजन किया करो लोग यार। यहाँ पे मास क्या होगा, 14 और 4 होगा। इलेक्ट्रॉन के चलते मास थोड़ी लिया जाता है। प्लस का मतलब क्या दिखा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। प्लस बढ़े चाहे माइनस बढ़े, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। और 50 100 बार बोल दिए कि किसी भी एटम का मास केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। इसलिए याद रखना कि आयन हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, हर जगह मास सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। अब इतना सब बात जानने के बाद लगभग ये सारा बात मूल के लिए काम कर जाएगा। अब कुछ और बातें हैं जिनको करना जरूरी है। जैसे देखो, मॉलिक्यूल में एटम पूछा जाता है। हमने तुम्हें एटॉमिसिटी पढ़ाया था। मॉलिक्यूल में एटम होता है, ठीक है ना। आयन में एटम होता है, या बोलो कि रेडिकल में एटम होता है। रेडिकल में एटम होता है। इसमें भी एटम में भी इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो कई सारी बातें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। वहीं एटम में खाली पूछा जाता, तो एटम के अंदर में वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूल में खुद एटम भी पूछा जा सकता है। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे ये हम निकाल चुके हैं। एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हो गए भी हम निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल चुके हैं। और इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलते हैं जब आपको दिया जाता है कि इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, इस रेडिकल में कितने हैं। तो बारी बारी से ये सारे केसेस हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे, तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगले पेज पे अब क्वेश्चन देखते हैं, और जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही क्लियर होगा ज़्यादा। अभी तक का कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो पूछ लो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तब जाकर के आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज। चलिए, ये फर्स्ट पेज है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा और आंसर मैसेज कीजिएगा फटाफट। पहले एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोग को एकदम क्लियर होता जाए। सबसे पहले हम लोग मोल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना।
कैलकुलेशन ऑफ मोल। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। फाइंड नंबर ऑफ मोल, आपको मोल निकालना है और मास दिया हुआ, पहला दिया है 12 ग्राम हाइड्रोजन, 12 ग्राम हाइड्रोजन। दूसरा है 2 ग्राम हाइड्रोजन, और तीसरा दिया है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, सारा डिस्कस करेंगे हम। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 180 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका फॉर्मूला पता नहीं होगा हम बताएंगे। यूरिया 13.2 ग्राम ऑफ CO2, 24 मिलीग्राम ऑफ O3, और 1.6 kg ऑफ SO2। चलिए 6-7 क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला बना के मैसेज कीजिए आप लोग। तो देखो बाबू, पहला क्वेश्चन बनाने चले आप लोग, तो मास से निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, सीधा यूज करोगे उसको। गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब भी मास का क्वेश्चन दिया हो और मोल पूछ रहा हो निकालने को, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लीजिएगा। अब बताइए, पहला क्वेश्चन में H2 दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। तो अब बताइए, 2 जो आया है वो मोलर मास है, और नंबर ऑफ मोल को N से डिनोट करते हैं। तो N बराबर गिवन मास कितना ग्राम, तो 12 ग्राम है। मोलर मास कितना है, तो 2 है, लेकिन यूनिट होगा 2 ग्राम पर मोल। देख लीजिए सभी लोग, H2 का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल हुआ, ग्राम ग्राम कट गया, ये आंसर आ गया 6 मोल। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, निकल गया ये। कितने लोग का आया था? चलिए ठीक है। दूसरे का मैसेज कीजिए फटाफट, हाथ उठाने का चक्कर मत रहिए, आंसर भेजिए और मिलाते जाइए। चलिए, तो दूसरा नंबर मिलाते हैं हम लोग, ये पहला था। सेकंड नंबर की बात करेंगे। चलिए, तो सेकंड नंबर में एटम दिया है, पिछले वाले में मॉलिक्यूल था। ये ध्यान रखना है कि पहला वाला में मॉलिक्यूल दिया हुआ था और दूसरे वाले में एटम दिया हुआ है। तो अब बताओ, नंबर ऑफ मोल पहले निकालना है, तो गिवन मास फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन इस बार एटम के लिए लगेगा। गिवन मास अपॉन में, बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग आदत डालिए। तो देखिए, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, तो 1 होगा। अब देखो, कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहाँ 1 और वहाँ 2 क्यों, क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल की बात थी, यहाँ एटम की बात है। तो इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया है, और इसका मोलर मास कितना है, तो 1 ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कट गया, तो 2 मोल आ गया। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। कितने लोग का आया था? चलिए, बहुत लोग का आया था। जिनका 2 के अलावा कुछ आया था, रेज हैंड क्यों कर रहे हो, डाउट भेजो ना आंसर। रेज हैंड में टाइम वेस्ट होगा बिना मतलब का। कुछ पूछना है तो मैसेज करो। 3 मोल कहाँ से आएगा भाई? अच्छा, तीसरा का 2 मोल, तीसरे का कह रहे हो? जो हम लिख रहे हैं वही आंसर है। देखिए बाबू, तीसरे क्वेश्चन में जाइएगा, हीलियम, तो हीलियम फिर से एटम हो गया, और एटम हो गया तो हीलियम का मोलर मास डायरेक्ट जो याद होगा तो ही होगा। तो मोलर मास 4 ग्राम पर मोल हीलियम का होता है। तो बस नंबर ऑफ मोल लिखिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो देखिए, ऊपर में दिया है 4 ग्राम, और मोलर मास भी हम लोग का आया है 4 ग्राम पर मोल। अब हीलियम का मोलर मास जिसको याद नहीं होगा तो उसका क्या कुछ नहीं किया जा सकता है।
तो ये 4 4 कट गया, 1 मोल आ गया। ये तीसरा नंबर था। कितने लोग का सही हुआ है? चलिए, बहुत लोग का आया है। जिन लोग का नहीं आ पा रहा है, आप अप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहे हो, अप्लाई ठीक से करिए। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर में यूरिया दिया हुआ है। यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो लिख देते हैं, NH2CONH2 होता है। तो इसका मास निकालिएगा तो 14 और 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन आया तो 14, फिर 2 हाइड्रोजन 2, सब जोड़िएगा 60 आएगा। 14 2 16, 12 28, 16 44, 14 58, 2 60, मिला लीजिए। ये इसका मोलर मास है। ऐसे इस तरह से जोड़ के जो निकाला जाता है, ये मोलर मास होता है। तो किसका मोलर मास? तो यूरिया का। तो फिर लिखेंगे वही मोल का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास कितना दिया है? 180 दिया है, तो 180 ग्राम दिया है। होता है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। ये ध्यान रखना है, ये चीज छोड़ना नहीं चाहिए। ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कट गया, 3 हो गया और मोल ऊपर चला गया, तो 3 मोल इज द आंसर। कितने लोग का आया था? 0.3 कहाँ से आ रहा है? गिवन मास दिया है, गिवन मास को ऊपर न रखेंगे। हड़बड़ाइए मत आप लोग, एकदम आराम से बनाइए, कॉपी कलम निकालिए और एकदम आराम से प्रेम से बनाइए। और कोई डाउट लग रहा है तो मैसेज कीजिए। अच्छा, 5 नंबर का है, तब ठीक है। चलिए, तो ये आपका 4 नंबर तक क्लियर है। 4 नंबर तक में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप लोग, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 5वां नंबर दिया है 13.2 ग्राम CO2, 13.2 ग्राम CO2 दिया हुआ है। तो पहले मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। तो मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो 12 + 32 44 हो गया। और 44 ग्राम पर मोल, ये यूनिट नहीं भूलिएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल लिखना होगा इसका। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो 13.2 ऊपर में है और 44 नीचे में है। ये ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है। तो देखिए जी, ये ग्राम ग्राम कट गया तो मोल चला जाएगा, तो 132 कर देंगे अगर, तो 44 × 10 हो जाएगा क्या? क्योंकि हम पॉइंट हटा के 10 कर दिए नीचे। तो अब देखो बाबू, 44 दिया, 132, तो 3/10, मतलब 0.3 मोल जिसका आया था, बिल्कुल ठीक है। ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम और 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। तो बताइए, सिंस इसीलिए 1 mg होता तो 1/1000 कर देते ग्राम में। मेरे पास तो 24 mg है, तो 24/1000 कर देंगे। तो 24 mg इज इक्वल टू 24/1000, और ये तुम्हारा ग्राम आ गया। तो अब मेरे पास क्लियर है ये बात कि इतने ग्राम है, 24/1000 ग्राम है, ठीक है ना। तो अब इसको हमको बदलना है किस में? नंबर ऑफ मोल्स में। तो अब O3 का मोलर मास निकालो। ये तो गिवन मास हो गया। तो मोलर मास ऑफ O3 इक्वल टू 16 × 3 ना होगा जी, मतलब 48 ग्राम पर मोल। ध्यान रखिएगा, 48 ग्राम पर मोल, ये ओजोन का मोल हो गया, सॉरी मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे? तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, मोलर मास।
अब बताओ भाई, गिवन मास है मेरे पास 24/1000 ग्राम और अपॉन में 48 ग्राम पर मोल। अब देखो जी, आपका ये मेन फ्रैक्शन है, ये मेन फ्रैक्शन है, और नीचे एक नंबर है तो वन अपने आप आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू वन अपॉन में 48 इंटू 1000, और ऊपर में ग्राम और नीचे में ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम तो कट जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, ठीक है, और मोल चला जाएगा, और ये तुम्हारा 2/2 से कटेगा, तो 1/2 इंटू 10 के पावर -3 मोल हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 के पावर -3 मोल, या फिर इसको और भी ढंग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 इंटू 10 के पावर -4 मोल। अब लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया तो 5/10 कर दीजिए इसको, इंटू 10 के पावर -3 मोल। तो देखिए ये वाला 10 भी अब इसके साथ चला जाएगा, तो 10 के पावर-4 हो जाएगा। तो ये आपका जितने कितने लोग आया था मैसेज कीजिए जरा। हाँ बोलो कावेरी। देखिए, तो 24 मिलीग्राम दिया हुआ है ओजोन का। मैंने पहले बोला कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के बराबर हुआ। तो 1 ग्राम 1 मिलीग्राम 1/1000 ग्राम, तो 24 मिलीग्राम 24/1000 ग्राम। ये मेरा गिवन मास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मोलर मास हम लोग खुद कैलकुलेट किए करेंगे, ओजोन का 48 आ रहा है। अब इस फार्मूला पे जब रख दिए हम लोग, तो फार्मूला पे रखने के बाद ये सॉल्व करने पे ये आ रहा है आपका आंसर। ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास के जगह 24/1000 लिखेंगे, और नीचे में 48 ग्राम पर मोल लिख दिए। अब ये 1 इंटू 24 होगा, पहला इंटू चौथा होता है, दूसरा इंटू तीसरा होता है। तो ये सॉल्व करने पे आया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ग्राम और मिलीग्राम का कॉन्सेप्ट जानना था, डायरेक्ट नहीं लगाना था। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लगा दिए होंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद आपका 1.6 kg SO2 दिया हुआ है। तो देखो जी, 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1.6 kg में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 1000, तो 1600 ग्राम हो गया। एक पॉइंट का जीरो तो खा जाएगा ना, एक पॉइंट तो दो जीरो बचेगा, 3 जीरो था टोटल। तो 1600 ग्राम ये गिवन मास हो गया, गिवन मास। और मोलर मास के लिए बात करें, मोलर मास ऑफ SO2 तो कितना होगा, 32, और 16 इंटू 2 32, तो 32 32 64 हो गया, 64। तो नंबर ऑफ मोल जो होगा वो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास दिया 1600 ग्राम, और मोलर मास जो हो रहा है वो 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब देखो बाबू, ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया, और 16 4 जा 64, और ये 100 बार में, तो ये 4 से अब 100 कटा दीजिए, तो ये 4 से 125 बार में कटेगा, 25 मोल आ रहा है जी। हाँ ठीक है, 25 मोल जिनका भी आया है बिल्कुल सही जा रहे हैं। और किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मैसेज कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा कुछ और क्वेश्चन, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैसेज कीजिए आप लोग। देखिए जी, इस बार हमको मास निकालना है, पिछले वाले में तो मोल निकालना था, इस बार मोल दिया रहेगा और हम लोग को मास कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, फाइंड मास ऑफ। पहला क्वेश्चन है 4 मोल ऑफ अमोनिया। सबसे पहली बात, एक बात आप समझ लीजिएगा कि मोलर मास डिनोट करता है 1 मोल के मास को,
molar mass denotes the mass of 1 mole, denotes the mass of 1 mole substance, 1 mole substance, एटम मॉलिक्यूल आयन, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा और आयन होगा। ठीक है, ये हर लोग के लिए वैलिड है। 1 मोल को डिनोट कर रहा है। तो मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा? मोलर मास ऑफ अमोनिया बराबर 14 और 3 कितने हो गए? 17। ये 17 ग्राम जो होगा वो 1 मोल का मास होगा। अब बताओ, 1 मोल का मास 17 है, तो 4 मोल का कितना होगा? तो टोटल मास इज इक्वल टू 4 इंटू 17, मतलब 68 ग्राम। अब कोई बच्चा ये दिमाग मत लगाने लगना कि 68 ग्राम पर मोल मत लिखने लगना, क्योंकि ग्राम पर मोल सिर्फ यहाँ लगता है। अब तुमसे कोई पूछे कि 17 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है। टोटल मास कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोलर मास फिक्स है। और मोलर मास इज ओनली डिफाइंड फॉर 1 मोल। जिसके लिए ये बात करो, एटम मॉलिक्यूल आयन, किसी के लिए भी। दूसरा फटाक से आंसर आना चाहिए, 0.25 मोल ऑफ हीलियम। चलिए, ये चाहेंगे कि सब लोग सही करें। 0.25 मोल ऑफ हीलियम। तो इस बार एटम दिया है तो सीधे एटम का निकालो। तो मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है? मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम पर मोल, माने 1 मोल का 4 ग्राम। तो बस टोटल मास निकाल लो। टोटल मास इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 0.25, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 ग्राम कितने लोग का आया था? मैसेज कर दीजिए जरा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से, इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे। 5 मिली मोल, देखो मोल दिया है आपके और मिली मोल बोल दिया। 5 मिली मोल ऑफ CO2, बताइए। सबसे पहली बात कि 1 मोल से कितना मिली मोल आता है? तो 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल। तो अब तो बात पलट के लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखोगे कि 1000 मिली मोल इक्वल टू 1 मोल। तब 5 मिली मोल, तो 1 रहता तो 1/1000, तो 5 है तो 1/1000 इंटू 5। तो चलो, ये मेरा मोल निकल गया। 5/1000 मतलब 1/200। तो जो दिख रहा है वो नहीं है, 1/200 मोल है। अब देखो जी, 1 मोल CO2 का मास कैसे निकलेगा? मोलर मास से। तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू 12 प्लस 16 इंटू 2। तो 12 प्लस 32 मतलब 44, 44। तो मोलर मास ना आया, मतलब एक मोल के लेना आया, ग्राम पर मोल। टोटल मास निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ, 1/200 इंटू 44, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 100 हो गया, ये 22 हो गया। तो 22/100 मतलब 0.22। चलिए, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। कितने लोग आया था? ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया। ये करा देते हैं बस, उसके बाद कल। मैंने 1 मोल का 48 ग्राम, तो 20 मोल का। तो टोटल मास इज इक्वल टू 20 इंटू 48, तो 960 ग्राम हो गया। तो टोटल मास इन केजी पूछ रहा है ना, टोटल मास इन केजी।
तो 960 अपॉन 1000, तो 960 अपॉन 1000 क्या होगा, 0 0 कैंसिल, तो 0.96 kg हो गया। तो 0.96 kg, kg में लिख दिया।